नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम एक ज़रूरी पहलू पर बात कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना। और ख़ास तौर पर वो बीमारियां जो इसके ज़रिए फैल सकती हैं, जिन्हें ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल डिजीज़ या TDTs कहते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस सारी जानकारी से सबसे काम की बातें निकालें, समझें कि आजकल खून चढ़ाना कितना सेफ है, क्या खतरे हैं इसमें, और हाँ, इन खतरों से बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि ये संक्रमण कभी-कभी बहुत सीरियस हो सकते हैं, मतलब लंबी बीमारी या कुछ केसेस में जानलेवा भी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए ब्लड सेफ्टी यानी खून की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़रूरी पहलू बन गया है। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे दान किए गए खून की बहुत सावधानी से जांच करना, अलग-अलग तरह के टेस्ट करना और हाँ, खून को सही ढंग से हैंडल करना, ताकि ये बीमारियां फैले नहीं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये टीडीज आखिर हैं क्या, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से सूक्ष्म जीव हैं इनके पीछे? देखिए, टीडीज वो इन्फेक्शंस हैं जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का खून या ब्लड प्रोडक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने पर फैल सकते हैं। जानकारी के हिसाब से 3 मुख्य तरह के सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हैं: वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यानी परजीवी। और इनसे होने वाली कुछ मुख्य बीमारियां कौन सी हैं जिनका जिक्र मिलता है? हाँ, लिस्ट तो है। कुछ प्रमुख नाम बताऊं तो HIV है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर सिफिलिस, मलेरिया और डेंगू का भी नाम इसमें आता है। डेंगू भी? अच्छा, ये तो काफी बड़ी लिस्ट है। ये दिखाता है कि खून को सुरक्षित रखना कितना बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वायरस इनमें सबसे आम है, तो HIV से शुरू करें। इसका नाम सुनते ही एक डर सा लगता है। इंसान की कोशिकाओं के DNA से जुड़ जाता है और फिर वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। इससे धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। और ये फैलता कैसे है, मतलब खून के अलावा? हाँ, कई तरीके हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, इन्फेक्टेड सुइयों या सिरिंज का इस्तेमाल, खासकर ड्रग्स लेने वालों में। इन्फेक्टेड खून चढ़ाना तो है ही, और कभी-कभी अस्पतालों में भी ठीक से सावधानी न रखने पर फैल सकता है। उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। खून की जांच में इसका पता कैसे लगाते हैं? आमतौर पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो एलाइजा टेस्ट है। ये HIV टाइप 1 और 2 की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। हेपेटाइटिस वायरस भी एक बड़ी चिंता है, खासकर लिवर के लिए। हेपेटाइटिस बी यानी HBV, इसके बारे में क्या खास है? हेपेटाइटिस बी वायरस ये एक DNA वायरस है और ये सीधे लिवर पर असर करता है। इससे अक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, मतलब जो फौरन होता है, और क्रॉनिक भी, जो लंबे समय तक चलता है। और फैलता कैसे? ये भी इन्फेक्टेड खून या बॉडी फ्लूइड से, जैसे जन्म के समय माँ से बच्चे को हो सकता है, असुरक्षित सेक्स से, या इन्फेक्टेड सुई लगने से। और क्रॉनिक HBV वो कितना खतरनाक है? हाँ, क्रॉनिक HBV से लिवर की बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है, और लिवर कैंसर भी। इसकी स्क्रीनिंग के लिए अक्सर रैपिड कार्ड टेस्ट होते हैं ब्लड बैंक्स में, HBsAg एंटीजन का पता लगाने के लिए। अच्छा, और हेपेटाइटिस C मतलब HCV, ये HBV से कैसे अलग है? क्या ये भी उतना ही खतरनाक है? हेपेटाइटिस सी भी खून से ही फैलता है और ये भी लिवर को ही निशाना बनाता है। एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह का हेपेटाइटिस कर सकता है, लेकिन इसके फैलने का मुख्य तरीका थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर खून से खून के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे नशीली दवाओं के इंजेक्शन के लिए सुइयां शेयर करना या कोई और ऐसी चीज। और हाँ, पुराने जमाने में जब ब्लड स्क्रीनिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तब खून चढ़ाने या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी ये काफी फैला है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन या मां से बच्चे में फैलना ये HBV की तुलना में इसमें कम होता है। और खतरा लिवर के लिए? हाँ, बिल्कुल। क्रॉनिक HCV भी लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का एक बड़ा कारण है। इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी कार्ड टेस्ट इस्तेमाल होते हैं ब्लड बैंक्स में। जानकारी में कुछ और वायरस के नाम भी दिखे, जैसे साइटोमेगालोवायरस CMV और वेस्ट नाइल वायरस WNV। क्या ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलते हैं? साइटोमेगालोवायरस यानी CMV ये हर्पीज वायरस ग्रुप का है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसका फैलना मतलब बहुत आम नहीं है। ज्यादातर लोगों में इसका इन्फेक्शन बहुत हल्का होता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जैसे बहुत कम वजन वाले नए जन्मे बच्चे, या जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उनमें ये सीरियस हो सकता है, जानलेवा भी। और वेस्ट नाइल वायरस? वेस्ट नाइल वायरस
WNV ज्यादातर तो इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है। और कुछ केसेस में ये काफी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी कर सकता है, जैसे एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, मतलब दिमाग या रीढ़ की हड्डी में सूजन। और डेंगू, उसे भी TTDs की लिस्ट में रखा गया है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हम इसे मच्छर से जोड़ते हैं। हाँ, डेंगू का लिस्ट में होना ये बताता है कि खून चढ़ाने के जरिए इसके फैलने का भी एक पोटेंशियल रिस्क है। बहुत कम ही सही, पर है। वैसे तो ये मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर से ही फैलता है, और गंभीर मामलों में ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम बन सकता है, जो कि जानलेवा होता है और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। वायरस के अलावा बैक्टीरिया और परजीवी भी है लिस्ट में। सिफिलिस की बात करते हैं। ये तो काफी पुरानी बीमारी मानी जाती है। क्या ये अब भी खून चढ़ाने से फैलती है? सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होती है, और ये मुख्य रूप से एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब यौन रोग है। अच्छी बात यह है कि जब से ब्लड डोनर्स में सिफिलिस के एंटीबॉडी के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट जैसे VDRL टेस्ट जरूरी हुए हैं, तब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसका फैलना आप कह सकते हैं लगभग खत्म हो गया है। अभी एक्सट्रीमली रेयर है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सिफिलिस वो पहली इन्फेक्शियस बीमारी थी जिसके लिए ब्लड डोनर्स का टेस्ट करना शुरू किया गया था। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के शुरुआती दौर में ही इस तरह के खतरों को पहचाना जाने लगा था, और अगर किसी डोनर का VDRL टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि उन्हें दूसरे यौन रोगों का खतरा भी ज्यादा है। जानकारी में एक और बात थी, सामान्य बैक्टीरियल कंटैमिनेशन, मतलब खून में बैक्टीरिया मिल जाना। ये सिफिलिस वाले बैक्टीरिया से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये एक अलग तरह का खतरा है। होता क्या है कि खून निकालने से लेकर उसे प्रोसेस करने, कई यूनिट्स को मिलाने, पूलिंग कहते हैं, या चढ़ाते समय भी किसी भी स्टेज पर बैक्टीरिया खून में जा सकते हैं बाहर से। इससे मरीज को सेप्सिस या गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। ये वायरस या परजीवी वाले इन्फेक्शन से अलग है। इसके लिए खून को हैंडल करने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या ये भी खून चढ़ाने से फैल सकता है? हाँ, फैल सकता है। वैसे तो मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, और इसका कारण है प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मलेरिया से इन्फेक्टेड है, भले ही उसमें कोई लक्षण ना दिख रहे हों, और वो खूनदान कर दे, तो उसका खून चढ़ाने पर मरीज को मलेरिया हो सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड मलेरिया। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए ब्लड डोनेशन की गाइडलाइंस बहुत सख्त होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हाल ही में किसी ऐसे इलाके से लौटा है जहां मलेरिया बहुत होता है, या उसे मलेरिया हुआ था, तो उसे कुछ समय तक खून दान करने से मना किया जाता है। जैसे हमारी जानकारी में 3 महीने का जिक्र है, ताकि ये खतरा कम से कम हो। 2 और परजीवियों का नाम था टॉक्सोप्लाज्मा और लीशमानियासिस। इनके बारे में तो बहुत कम सुना है। हाँ, ये उतने कॉमन नहीं है शायद। टॉक्सोप्लाज्मा गॉन्डी नाम के परजीवी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। ये परजीवी बिल्ली और कुत्तों में मिल सकता है, और ये कई तरीकों से फैलता है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शामिल है। और लीशमैनियासिस? लीशमैनियासिस मुख्य रूप से इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है, अगर खून देने वाला व्यक्ति लीशमानिया से इन्फेक्टेड है तो ये खून के जरिए मरीज तक पहुंच सकता है, और ये खासकर नए जन्मे बच्चों या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में गंभीर बीमारी कर सकता है। बाप रे, इतनी सारी बीमारियों का खतरा। तो जाहिर है खून की सुरक्षा पक्की करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते होंगे। कौन-कौन से मुख्य टेस्ट होते हैं ब्लड बैंक में? हाँ, बिल्कुल, कई तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ तो रैपिड टेस्ट होते हैं जो जल्दी नतीजा देते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsG के लिए कार्ड टेस्ट, हेपेटाइटिस C HCV के लिए कार्ड टेस्ट, सिफिलिस के लिए VDRL कार्ड टेस्ट, और HIV I और I के लिए ट्राइडॉट्स टेस्ट। ये जल्दी हो जाते होंगे? हाँ, ये रैपिड टेस्ट हैं, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद और सेंसिटिव नतीजों के लिए ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जैसी तकनीकें, ये खून में वायरस के खास एंटीजन या उनके खिलाफ बनी एंटीबॉडीज का पता लगाती हैं। जैसा हमने HIV के लिए बात की थी, ये गुणात्मक मतलब है या नहीं, और कभी-कभी मात्रात्मक मतलब कितना है, दोनों तरह की जानकारी दे सकती हैं। और आजकल तो और भी एडवांस तरीके आ गए हैं शायद। बिल्कुल, आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है NAT यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। ये सीधे वायरस या बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA या RNA का ही पता लगा लेती है। अच्छा। हाँ, ये तकनीकें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होती हैं, मतलब बहुत सटीक।
कुछ खास या गंभीर मामलों में रेडियो इम्यूनो एसे जैसी तकनीकें भी हैं जिनमें रेडियो एक्टिव लेबल वाली चीजें इस्तेमाल होती हैं, पर वो इतनी आम नहीं है। इन सारे टेस्ट के बावजूद जानकारी में एक विंडो पीरियड नाम की चुनौती का जिक्र है। ये क्या बला है और ये क्यों इतनी अहम है? हाँ, विंडो पीरियड। ये देखिए, ये वो समय होता है जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड तो हो चुका है, मान लीजिए HIV से, लेकिन उसके शरीर में वायरस या उसके खिलाफ एंटीबॉडीज अभी इतनी मात्रा में नहीं बने हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जैसे इलीजा वो उन्हें पकड़ पाएं। ओह, मतलब टेस्ट नेगेटिव आएगा? हाँ, बिल्कुल। इस दौरान टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, जबकि व्यक्ति असल में इन्फेक्टेड है। और सबसे खतरनाक बात, वो दूसरों को बीमारी फैला सकता है, खासकर अगर वो इस दौरान खून दान कर दे। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है फिर। हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर NAT जैसी जो ज़्यादा सेंसिटिव तकनीक है, उनका महत्व समझ आता है, क्योंकि NAT सीधे वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ढूंढता है। वो एंटीबॉडी बनने का इंतजार नहीं करता, इसलिए वो इन्फेक्शन को बहुत पहले पकड़ सकता है और इस विंडो पीरियड को काफ़ी हद तक कम कर देता है। पूरी तरह खत्म नहीं, पर काफ़ी कम। इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। समझ गई। अच्छा, मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी, खून चढ़ाने के बाद किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है, कोई रिएक्शन होता है, तब क्या कदम उठाए जाते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अगर ऐसा कोई शक होता है तो तुरंत कई कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है क्लरिकल चेक, मतलब सारे कागजात, सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा बारीकी से जांचना कि कोई गलती तो नहीं हुई। बिल्कुल। क्या सही ग्रुप का खून था? क्या सही यूनिट थी? क्या वो इसी मरीज के लिए थी? मरीज की फाइल, खून की रिक्वेस्ट वाला फॉर्म, क्रॉस मैच रिपोर्ट, खून की थैली पर लगा लेबल, सब कुछ डबल चेक किया जाता है। और लैब में क्या जांच होती है? लैब में मरीज के खून के नमूने लिए जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन से पहले का अगर उपलब्ध हो और बाद का। इनमें देखा जाता है कि कहीं लाल रक्त कोशिकाएं टूट तो नहीं रहीं। इसे हीमोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मा का रंग देखकर भी अंदाजा लगता है। अगर वो गुलाबी या लाल है तो मतलब कोशिकाएं खून की नसों के अंदर ही टूट रही हैं, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। अगर वो ज्यादा पीला है तो मतलब शायद कोशिकाएं नसों के बाहर टूट रही हैं, जैसे स्प्लीन में, या फिर बिलिरुबिन बढ़ गया है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। और कोई खास टेस्ट? हाँ, एक बहुत जरूरी टेस्ट है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट या DAT। इससे पता चलता है कि कहीं मरीज की अपनी एंटीबॉडीज डोनर की लाल रक्त कोशिकाओं पर चिपक तो नहीं गई हैं। ऐसा अक्सर एलर्जिक या हीमोलिटिक रिएक्शन में होता है। पेशाब के रंग की भी जांच की जा सकती है उसमें हीमोग्लोबिन देखने के लिए। अगर किसी भी टेस्ट से या मरीज के लक्षणों से गंभीर रिएक्शन का शक पक्का होता है तो फिर क्रॉस मैच और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट दोबारा किए जाते हैं। ये तो साफ है कि खून चढ़ाना एक जीवन बचाने वाली प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। हमने कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों के बारे में जाना जो इसके जरिए फैल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन साथ ही ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इन जोखिमों को कम करने के लिए विज्ञान ने वाकई कमाल की तरक्की की है। डोनर्स की सावधानी से स्क्रीनिंग, खून की इतनी तरह की जांचें और खासकर इलीजा और NAT जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं, इन्होंने खून चढ़ाने को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। हमने देखा कि सिफिलिस जैसी बीमारी का खून से फैलना अब लगभग न के बराबर है। ये इन कोशिशों की कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। ये वाकई बहुत अच्छी प्रगति है, लेकिन फिर भी विंडो पीरियड जैसी जो चुनौतियां हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा की ये लड़ाई अभी भी जारी है और हमें हमेशा और बेहतर करने की कोशिश करते रहना होगा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ब्लड सेफ्टी को और पुख्ता करने के लिए अगली बड़ी खोज क्या होगी। क्या ऐसे टेस्ट आ पाएंगे जो विंडो पीरियड को पूरी तरह से खत्म कर दें, या शायद जैसा कुछ वैज्ञानिक सोच रहे हैं, पूरी तरह से लैब में बना कृत्रिम खून, क्या वो इन संक्रमणों के खतरे का आखिरी समाधान होगा? ये भविष्य की बात है, लेकिन इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।